हेलो फ्रेंड्स, चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरा एक आग्रह है। मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए आपके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले अन्य दोस्त हैं उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम चौहान वंश की सिवाना और जालौर शाखा के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया इसका चौहान वंश का, उसमें मैंने सारी शाखाएं आपको बता दी थी। अब हम अजमेर शाखा और उसके साथ ही जो रणथंभौर शाखा है उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। अब हम दोस्तों इस वीडियो में सिवाना और जालौर शाखा के बारे में बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जालौर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल और लोर। दोस्तों, जाल तो एक पेड़ होता है, जाल एक पेड़ होता है, जैसे नीम का पेड़ है वैसे एक जाल का पेड़ होता है। लोर का अर्थ है सीमा, यानी जाल वाले जो पेड़ है उनकी सीमा वाला क्षेत्र जो है वह जालौर कहलाता है। यह तो जालौर का शाब्दिक अर्थ हुआ। दोस्तों, इसका पुराना नाम स्वर्णगिरी मिलता है, स्वर्णगिरी। और फिर इसका अपभ्रंश होते होते सोनगढ़, और सोनगढ़ के ऊपर जब चौहानों ने राज किया तो वे कहलाए सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। एक तो बात ये याद रखनी है आपको। दूसरा, जालौर पर दोस्तों 10वीं सदी में परमार शासक मुंज जो है, मुंज परमार ने शासन किया था, अधिकार कर लिया था। और दोस्तों, मुंज परमार के शासन के बाद यहाँ पर परमार वंश का शासन शुरू हो गया था जालौर क्षेत्र पर। और दोस्तों, ये आगे बढ़ता रहा। हमने बात की, जब मैंने चौहान वंश शुरू किया था उसमें, कि अल्हण का एक पुत्र था जिसका नाम था, ये सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। इसे कितू नाम से भी जानते थे, इसे कितू नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, इसको अल्हण ने 12 गांवों की जागीर है, 12 गांवों की जागीर इसे प्रदान की अल्हण ने अपने छोटे पुत्र को। लेकिन ये कीर्तिपाल जो है ये बड़ा महत्वाकांक्षी था और ये इतने से छोटे से क्षेत्र से खुश होने वाला नहीं था। इसने जो परमार वंश का एक सैनिक था जिसका नाम था दहिया बिका या दहिया सरदार, इस दहिया सरदार को पटाकर और इसने परमार वंश का जालौर से अंत कर दिया। यह बात दोस्तों 12वीं सदी के अंत की है, लगभग 1170 के आसपास की। तो कीर्तिपाल चौहान को जालौर वंश का, चौहानों के जालौर वंश का संस्थापक कहा जाता है, जालौर वंश का संस्थापक। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ है, जालौर वंश का संस्थापक। दोस्तों, ये मिटा देता हूं मैं। इसने 1174 के आसपास, 1174 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और दोस्तों 1182 ईस्वी में इसकी अचानक ही मृत्यु हो गई। हम बात कर रहे हैं कीर्तिपाल चौहान की। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हम। हमें जो चौहानों की जालौर शाखा है इसके बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से याद रखना है। उसमें से उस समय का एक महान लेखक हुआ है जिसका नाम है पद्मनाभ। दोस्तों,
इस पद्मनाभ ने 2 किताबें लिखी हैं, वो वेरी मोस्ट है, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एक का नाम है कानड़ देव प्रबंध, और दोस्तों ये कवि जो है लगभग 1455 ईस्वी में ये किताब इसने लिखी है। और दोस्तों दूसरी जो इसकी किताब है पद्मनाभ की, उसका नाम है वीरमदेव सोनगरा, वीरमदेव सोनगरारी वात। इसके अलावा दोस्तों जो आपके मकराना शिलालेख है, मकराना शिलालेख, ये लगभग 1287 ईस्वी के आसपास का है। इसके अलावा दोस्तों जालोर शिलालेख, सुंधा माता का जो मंदिर है उसके आगे जो शिलालेख लगा हुआ है, इसे सुंधा माता या सुंडा माता भी कहते हैं, सुंधा माता शिलालेख। ये दोस्तों ऐसे स्रोत हैं जो चौहानों की जालौर शाखा के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दोस्तों जब 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल या कीतु है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद समर सिंह है वो शासक बना। 1182 में समर सिंह शासक बना। और दोस्तों इसका चालुक्य शासक भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड से इसका झगड़ा चलता रहता था। और इसने अपनी पुत्री का विवाह है भीम सिंह से करके, भीम सिंह सेकंड चालुक्य था ये, अपनी पुत्री का विवाह भीम सिंह से करके इस जो झगड़े था इसका अंत किया। दोस्तों भीम सिंह का नाम यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण चालुक्य नरेश भीम सिंह सेकंड पर ही किया था, और भीम सिंह इस युद्ध में जीता था। मोहम्मद गोरी को इसने परास्त कर दिया था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। भीम सिंह ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1178 ईस्वी में किया। शासक था भीम सिंह सेकंड, चालुक्य वंश का था, और इसने जो मोहम्मद गोरी है उसको बुरी तरह पराजित कर दिया था। दोस्तों समर सिंह का जो शासनकाल है वो 1182 से लेकर 1205 ईस्वी तक चलता है। 1205 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद 1205 में उदय सिंह शासक बना। ये दोस्तों उदय सिंह चौहान है, ध्यान रखना है, उदय सिंह सिसोदिया नहीं है। 1205 ईस्वी के बाद इसका शासनकाल लंबा चला, 57 तक चला लगभग। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के नेतृत्व में दोस्तों इसके ऊपर आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश के नेतृत्व में जालोर के किले पर आक्रमण हुआ, लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश कैसे भी करके और जीत नहीं पाया। ये तारीख याद रखनी है, ये शासक याद रखना है। जालोर का जो किला है दोस्तों, इसके बारे में जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने ऐसा कहा है कि ये ऐसा किला है जिस पर कोई भी मुस्लिम शासक है आज तक जीत हासिल नहीं कर सका है। इसके बाद दोस्तों उदय सिंह के बाद अगला शासक जो था वो सामंत सिंह था। सामंत सिंह का कोई उपलब्धियों वाला नहीं है। इसके बाद में दोस्तों चाचिक देव गड़बड़ होगी। चाचिक देव के पुत्र सामंत सिंह ने अपने पुत्र जिसका नाम था कान्हड़ देव, ये बात
1305 ईस्वी के दोस्तों कानड़ देव को शासन संभलवा दिया। एक बार फिर से, समर सिंह के बाद में उदय सिंह के बाद में चाची देव का पुत्र जो था सामंत सिंह के बाद सामंत सिंह जब बूढ़ा हो गया तो सामंत सिंह ने, ये चाची देव न याद रखे तो भी चल जाएगा, सामंत सिंह ने जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र कानड़ देव को अपना शासन है, जालोर की राजगद्दी है, वो 1305 ईस्वी में संभला दी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। कानड़ देव चौहान के बारे में जो सही जानकारी, असली जानकारी मिलती है वो है पद्मनाभ के द्वारा लिखा हुआ कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ। कानड़ देव जालोर की गद्दी पर 1305 ईस्वी में बैठा और दोस्तों इसका शासनकाल 1311 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों में मुख्य रूप से पद्मनाभ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है, एक बार फिर से याद कर लीजिए, कानड़ देव प्रबंध, इसमें जानकारी मिलती है। दोस्तों जब यह शासक बना उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था और वह अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही साम्राज्यवादी नीति रखने वाला था। उसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर, इससे पहले 1299 में गुजरात, 1303 में चित्तौड़, इनको जीत लिया था और उसने अपनी उपाधि भी सिकंदर सानी रखी हुई थी, दूसरा सिकंदर। पूरे भारत को जीतने की, पूरे विश्व को जीतने की आकांक्षा रखने वाला शासक था। तो दोस्तों 1298 ईस्वी में गुजरात के ऊपर आक्रमण करने के लिए, 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां, इनको सेना लेकर भेजा गुजरात। और दोस्तों गुजरात का सबसे सीधा रास्ता वो जालोर होके जाता था, वो जालोर से ही होकर जा रहा था। नुसरत खां और उलुग खां ने कानड़ देव से अपनी सेना जालोर से होकर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन कानड़ देव ने साफ मना कर दिया कि आपकी सेना मेरे राज्य से नहीं होकर जा सकती। दोस्तों उस समय युद्ध करने जा रहे थे, इसलिए शांति से मेवाड़ होकर चले गए। थोड़ा रास्ता टेढ़ा पड़ा लेकिन ये मेवाड़ होकर चले गए। और दोस्तों इन्होंने गुजरात विजय कर ली। गुजरात विजय करने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया। जीत हो गई गुजरात की 1299 में। उसके बाद तो सेना स्वतंत्र हो गई। तो अब ये किसकी मानने वाले थे? ये दोस्तों वापस लौटते समय जालोर से होकर लौटे, क्योंकि अब तो कोई फिक्र नहीं थी, जीते हुए थे। जालोर से जब ये निकले तो कानड़ देव और उसका जो पुत्र है वीरम देव और इनके जो मंत्री हैं जेता और देवड़ा, इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि इस सेना के ऊपर आक्रमण करना सही है और इसे अपने राज्य से होकर नहीं जाने देना है। दोस्तों तभी इनका भाग्य काम कर गया और जो ये सेना है लौटती हुई, इसमें आपस में झगड़ा हो गया धन को लेकर। जैसा कि मैंने रणथंबोर वाले में बताया था वही बात है, ये झगड़ा हो गया। तो मोहम्मद शाह और केबरू ये काफ़ी सारा धन लेकर और हमीर देव के पास, रणथंबोर के हमीर देव के पास चले गए और सेना में आपस में झगड़ा हो गया। इसके कारण से इन तीनों ने इस सेना को खूब छकाया और खूब सारा माल है वो प्राप्त किया। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो माल प्राप्त हुआ इनको, उसमें जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग मूर्ति के 5 टूटे हुए टुकड़े, 5 टुकड़े भी इन्हें प्राप्त हुए, जिससे फिर कानड़ देव ने सारण गांव में, ये गांव याद रखना है, सारण गांव में 5 मंदिर उन टुकड़ों से स्थापित करवाए।
दोस्तों, इस आक्रमण की बात अलाउद्दीन खिलजी को सेट नहीं हुई। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी सेना के ऊपर जालौर के शासक ने हमला किया। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग, ध्यान रखना नाम को, कमालुद्दीन गुर्ग को, सेनापति था ये, सिवाना पर आक्रमण करने के लिए और उसके बाद में जालौर पर आक्रमण करने के लिए सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब दोस्तों, हम थोड़ी सी सिवाना की बात कर लेते हैं। सिवाना शाखा की अब यहीं से शुरुआत हो रही है। सिवाना का जो किला है वो पंवारों ने बनाया था। इसके ऊपर वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार को श्रेय दिया जाता है इस सिवाना के किले को बनाने के लिए। और दोस्तों, वीर नारायण पंवार ने ये हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बनाया था। दोस्तों, सिवाना के किले को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी, जैसे हमने उसमें पढ़ा रणथंभौर वाले में, जो झाइन का किला है वो रणथंभौर किले की कुंजी कहलाता था, वैसे ही जालौर दुर्ग की कुंजी है वो सिवाना कहलाता था। और दोस्तों, 1308 में सिवाना के किले के ऊपर सातलदेव चौहान शासन कर रहा था। कमालुद्दीन गुर्ग की सेना ने इसके ऊपर आक्रमण किया और दोस्तों घेरा डाल दिया किले के चारों ओर। दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग ने भांवला, इसके सेनापति का नाम था भांवला को अपनी ओर मिला लिया, यह कहकर कि दुर्ग तुम्हें दे दिया जाएगा। और भांवला ने जो दुर्ग के अंदर एक पानी का कुंड था, पीने के पानी का, जिसका नाम था मामदेव कुंड, उसमें दोस्तों गोरक्त मिला दिया। और गोरक्त मिलाने के कारण सारा का सारा पानी है पीने का वो खराब हो गया, जिसके कारण से दोस्तों दरवाजे खोलने पड़े किले के और युद्ध हुआ, जिसके सातलदेव चौहान है वो वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, यहाँ तक सिवाना जीत लिया। सिवाना जीतने के बाद में आगे की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इस सिवाना दुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग ने जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और इस दुर्ग का नया नाम रखा गया, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खेराबाद। ये नाम आपको याद रखना है। खेराबाद सिवाना किले का जीतने के बाद नाम रखा गया। दोस्तों, इसमें कुल मिला के 2 साके हुए। पहला साका जो बता रहा हूँ वो 1308 में सातलदेव चौहान की जो रानी थी मेणा देवी के नेतृत्व में। दोस्तों, इसी किले में बाद में जब स्वतंत्रता के लिए भारत में आंदोलन चले, उस समय राजस्थान के शेर राजस्थान जयनारायण व्यास जी को इस किले में कैद करके रखा गया। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, मैचिंग में, आरएस में ही, किस किस नेता को कौन कौन से किले के अंदर रखा गया था, कौन सी जेल में रखा गया था। दोस्तों, 1308 में सिवाना का युद्ध हो गया। उसके बाद मलकाना का युद्ध हुआ। कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो अपनी सेना लेकर जालौर की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में ही मलकाना नामक स्थान पर कमालुद्दीन गुर्ग और जो कानड़ देव है उसके भाई मालदेव, ये युद्ध जो है वो कमालुद्दीन गुर्ग और कानड़ देव के भाई
मालदेव के बीच में हुआ। इसमें दोस्तों मालदेव ने जो शाही सेना थी, शाही सेना के शम्स खां के परिवार को, शम्स खां सेनापति था, मुख्य सेनापति था इस सेना का, शम्स खां के परिवार को बंदी बना लिया। उसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़ते बढ़ते 1311 में जालौर के किले के चारों ओर इन्होंने घेराबंदी कर दी। जालौर के किले पर यहाँ पर इन्होंने घेराबंदी कर दी और दोस्तों किला काफ़ी मजबूत था और प्रसिद्ध था अपनी अजेयता के लिए। तो इन्होंने फिर से चाल चली शाही सेना ने और जालौर के एक सेनापति, कानड़ देव के एक सेनापति जिसका नाम था दहिया बीका सरदार, दहिया बीका, याद रखना दोस्तों, दहिया सरदारों ने जब परमार वंश था तब भी चौहानों के लिए ही अपने जो शासक थे उनसे विश्वासघात किया और दहिया सरदारों ने ही इस आक्रमण में अपने शासक चौहान शासकों से विश्वासघात किया। दहिया बीका सरदार है, उसको किला देने की बात कहकर, किला देने के का विश्वास देकर और जालौर किले के गुप्त मार्ग को पूछ लिया। दोस्तों यह बात दहिया बीका सरदार ने रात को अपनी पत्नी को बता दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दहिया बीका सरदार की पत्नी ने इसे गला घोंटकर मार दिया और यह बात जाकर कानड़ देव को बताई कि दहिया ने गुप्त मार्ग है वो शाही सेना को बता दिया है। दोस्तों घनघोर युद्ध हुआ, जालौर में साका हुआ। कानड़ देव की रानी जेतल देवी के नेतृत्व में यह साका हुआ और दोस्तों 1311 ईस्वी में जालौर का दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जीत लिया। और दोस्तों जालौर को जीतने के बाद जालौर के किले का नाम जलालाबाद रखा गया। एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ दोस्तों। खेराबाद सिवाना के किले को नाम दिया गया और जलालाबाद है वो चित्तौड़ के जो जालौर का किला है उसको नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पर फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक मस्जिद बनवाई जहाँ पर पहले जालौर दुर्ग में तोपखाना हुआ करता था, तोपखाना जहाँ पर तोपें रखी जाती थी, इसलिए इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद तोपखाना मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पर राजकुमारी फिरोजा का मकबरा भी है, फिरोजा का मकबरा। फिरोजा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम, पर पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं मिटा देता हूँ। जो सिवाना पर आक्रमण हुआ दोस्तों, अधिकांश इतिहासकार है सिवाना के आक्रमण की जो तारीख है, जो साल है, वो 1308 ईस्वी मानते हैं। लेकिन जो फरिश्ता नामक इतिहासकार है वो इसके आक्रमण का वर्ष 1310 ईस्वी बताते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, फरिश्ता अपनी पुस्तक में ये कहते हैं कि जालौर के ऊपर आक्रमण करने का कारण ये था कि 1305 ईस्वी में अपने एक सेनापति जिसका नाम था एनुल मुल्तानी, उसको भेजा जालौर कानड़ देव के पास संधि करने के लिए। यह कानड़ देव को भला फुसलाकर और दिल्ली ले आया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार दरबार में अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहा कि हिंदू शासकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी सैनिक शक्ति का सामना कर सके। दोस्तों कानड़ देव उसी समय राजा को, जो अलाउद्दीन खिलजी था,
उसको युद्ध का चैलेंज देकर वापस आ गया। इसी के कारण से जालौर पर हमला हुआ। ये दोस्तों फरिश्ता कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ये बात केवल फरिश्ता ने कही है, जबकि मुहणोत नेणसी जो है, मुहणोत नेणसी है, वो अलग ही कहानी बताते हैं। मुहणोत नेणसी ये बताते हैं कि जब जो जालौर के शासक कानड़ देव को संधि का या फिर कोई समझौते का सुझाव का जब निमंत्रण आया दिल्ली दरबार से, तो उसने अपने पुत्र वीरम देव को भेजा। वीरम देव पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजकुमारी फिरोजा मोहित हो गई और फिरोजा जो है वो वीरम देव से प्रेम करने लगी। दोस्तों फिरोजा का मकबरा भी जालौर के किले में मिलता है। लेकिन दोस्तों हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम इन बातों के ऊपर ये चैलेंज देना या फिर इस प्रेम कथा के लिए युद्ध कर देना, ये बातें नहीं मान सकते। सही कारण इसका अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन कई बार इनमें से प्रश्न बना लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। दोस्तों 1311 में जालौर का किला हारने के बाद यहाँ से चौहानों की शाखा का अंत हो गया। इसके बाद दोस्तों जो छोटी मोटी शाखाएं हैं, एक जैसे मान लीजिए बूंदी वाली शाखा है, उसके संस्थापक देवा मैंने बताया था। इसी प्रकार इनकी जो सिरोही शाखा है, उसका जो संस्थापक है मैंने लुम्बा चौहान बताया था। तो उनके तो खाली संस्थापक शासक है, वो याद रखने से काम बन जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।